बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर अपॉइंट हो चुके हैं और इनके साथ कमाला हैरिस जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। हम इसमें ये एनालाइज करेंगे कि जो बाइडन और कमाला हैरिस जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, उनका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा। क्या वो पाकिस्तान की फेवर में है या पाकिस्तान के खिलाफ है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो बाइडन ने कौन सी ऐसी शख्सियात को हाईएस्ट पोस्ट पर अपॉइंट किया है कि जिनके बयाना से ये पता चलता है कि वो पाकिस्तान और कश्मीर की फेवर करेंगे। और इसके अलावा जो बाइडन की टीम में 20 इंडियन अमेरिकन शामिल किए गए हैं, उनका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा। और आखिर पे कि ट्रंप ने पाकिस्तान की मिलिट्री की एड को कट कर दिया था, उसको रोक लिया था। जो बाइडन ने उसको बहाल करने का अंदिया दे दिया है, यानी उसको रिवाइव करने का एक इशारा दे दिया है। तो इस एड को बहाल करने की आखिर वजह क्या है। इसके अलावा बाइडन का सदर बनना चाइना और ईरान पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन चुके हैं, यानी कि 46th प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनके साथ इंडियन अमेरिकन कमाला हैरिस हैं। जो बाइडन बेसिकली 72 से पॉलिटिक्स में है, तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन उनको 48 से 50 ईयर्स सियासत में हो चुके हैं। और कहा जाता है कि बाइडन की पाकिस्तान के कल्चर पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की जो हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, उस पर बहुत गहरी नज़र है। बाइडन ने 2 ऐसी शख्सियात को अपॉइंट किया है कि जो कश्मीर पर और पाकिस्तान पर खुलकर बोलते हैं, यानी कि इनकी हमायत में बोलते हैं। पहले एंथनी ब्लिंकन है, इनको रिप्लेस किया गया है माइक पोम्पियो की जगह, यानी कि ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो माइक पोम्पियो थे, उनको हटाकर उनकी जगह पर बाइडन लेकर आए हैं एंथनी ब्लिंकन को। और एंथनी ब्लिंकन अपनी पार्लियामेंट में बार बार कह चुके हैं कि भारत कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है, उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, 370 का आर्टिकल को जो रिवोक किया है उसके बारे में भी ये काफ़ी बोले हैं। तो ये समझा जा रहा है कि वो कश्मीर के हक में बोलते हैं और उम्मीद है कि अब चूँकि उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, वो कश्मीर के हक़ में खुलकर बोलेंगे और पाकिस्तान के लिए भी बोलेंगे और भारत की दहशत गर्दी को वो एक्सपोज करेंगे। दूसरे जो अपॉइंट हुए हैं वो जनरल लॉयड ऑस्टिन हैं। जनरल लॉयड ऑस्टिन के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी प्रो पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के हक़ में खुलकर बोलते हैं। ट्रंप ने बेसिकली, जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने पहले 2 साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने तमाम अपनी कार्रवाइयाँ की। उसके बाद आखिरी 2 सालों में जब उनको ज़रूरत पड़ी, अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जब फ़ौज फंस गई, तो उनको फिर पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना पड़ा। पाकिस्तान की जो बारे में फॉरेन पॉलिसी थी उसको नरम करना पड़ा। देखिए, बाइडन ने अपनी हल्फ बर्दारी से पहले ही ये बयान दे दिया था कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री की एड है उसको रिवाइव करेंगे, उसको बहाल करेंगे। देखिए, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन $11 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। अब देखिए, पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है। 9/11 के बाद जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया तो पाकिस्तान ने अपने इस दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने अपने तकरीबन 1 लाख के करीब अपने लोगों को, फौजियों को शहीद करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये जंग लड़ने के लिए एड की ज़रूरत होगी, जो कि अमेरिका की जंग है, पाकिस्तान की जंग नहीं है। तो बाइडन ने ये बिल्कुल सही फैसला किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज को जब तक पैसा नहीं मिलेगा, वो हथियार नहीं खरीदेंगे, वो इस तरह की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकेंगे। अमेरिका की ये ज़रूरत है कि वो अपनी फ़ौज को खैर आफियत से अफ़गानिस्तान से निकाल कर वापस ले जाए, और उसके लिए पाकिस्तान की फ़ौज से बेहतर फ़ौज अमेरिका की नज़र में कोई फ़ौज नहीं है। इसलिए बाइडन ने फैसला किया है। और जो जनरल लॉयड ऑस्टिन है, जो कि US सेक्रेटरी डिफेंस अपॉइंट किए गए हैं,
उनका ये फैसला है कि पाकिस्तान की फ़ौज को ये एड मिलनी चाहिए, उनको असिस्ट करना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो खुलकर इस दहशतगर्दी की जंग जो कि भारत ने भी इस खित्ते में लगाई हुई है, उसके खिलाफ पाकिस्तान खुलकर ये जंग लड़े। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज जब अमेरिका की जंग लड़ रही थी और अभी भी लड़ रही है, तो जाहिर है वो जो पैसे उस पर खर्च हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान को अपने बजट से देने पड़ते हैं। वो क्या होता है कि पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट पे और अपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बजट खर्च नहीं कर सकता। तो अब ये होगा कि ये जब एड पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रहा है, तो पाकिस्तान अपना जो बजट है वो पूरा अपने पाकिस्तान के लोगों पे, उनकी रिफॉर्म्स पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये और उनकी डेवलपमेंट पर अच्छी तरह ये खर्च कर सकेगा। जो बाइडन, जो कि 78 ईयर्स के हैं इस वक्त, और ये काफ़ी मजहबी हैं, काफ़ी रिलीजियस हैं, इन्होंने जब अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में तकरीर की तो इन्होंने काफ़ी बार बाइबल का जिक्र किया। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी रिलीजियस हैं। ट्रंप ने अपनी इलेक्शन की कैंपेन में जो बाइडन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये प्रो चाइना है, यानी कि चाइना की फेवर करते हैं। ट्रंप ने ये भी इल्ज़ाम लगाया था बाइडन पर कि ये फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व है, यानी कि ये प्रोजेक्ट्स में जब ओबामा का दौर था उसमें ये कमीशन लेते रहे हैं। तो बाइडन और चाइना का जो रिलेशनशिप है, इससे मुराद ये है कि बाइडन इस ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे, जिसमें चाइना है, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और भी दूसरे ममालिक। देखिए, इधर आपको एक अहम बात बताते चलें कि अमेरिका ने 9/11 से लेकर अब तक तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 3 जंगें, जिसमें अफगानिस्तान, इराक और शाम की जो बड़ी जंगें हैं, इसमें अमेरिका तकरीबन $6.4 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। नाज़रीन, इतनी बड़ी अमाउंट है कि अमेरिका की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा धचका है। बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 5 साल में चाइना की इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो 5.7% से ग्रो करेगी, लेकिन अमेरिका की जो इकॉनमी है, उसकी जो मईशत है, वो सिर्फ 1.9% से ग्रो करेगी। इसके अलावा देखिए, अमेरिका 2003 के बाद जब से इराक पर हमला किया है, अमेरिका कभी भी सोल सुपर पावर नहीं रहा। सोल सुपर पावर से मुराद है कि एक ही वक्त में अमेरिका और चाइना दोनों बिग पावर्स थी, यानी कि बड़ी ताकतें थीं। तो अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं रहा। तो जिस तरह मईशत की ग्रोथ है, चाइना अगले चंद सालों में, इवन 5 सालों से भी पहले, हो सकता है कि चाइना सुपर पावर बन जाए। और इसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गेम चेंजर, सी पैक, ओबोर और जिसको BRI कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो इसका एक माइलस्टोन है पाकिस्तान चाइना का, जो कि चाइना को सुपर पावर बनने में उसको हेल्प करेगा। नाज़रीन, जब बाइडन हल्फ बर्दारी कर रहे थे, यानी कि जब वो हल्फ उठा रहे थे, तो उस दिन चाइना और ईरान में जश्न मनाए गए, उधर बहुत खुशियाँ मनाई गई। उसका मतलब ये है कि वो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी वो चाइना और ईरान के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप बहुत बेहतर साबित हुए कि उन्होंने कोई जंग नहीं लगाई, कोई नई जंग नहीं लगाई। लेकिन हमारी हम्बल ओपिनियन में ट्रंप ने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं, कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने की है कि वो आज तक इंसानी तारीख में, यानी कि मुसलमानों की हिस्ट्री में, वो आज तक वो ऐसे इक़दामात नहीं हुए। उसमें से हम एक जो कदम है उसका जिक्र करेंगे, वो है यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल डिक्लेयर करना। ये इतना बड़ा इक़दाम था कि ये कई जंगें करने के बाद भी ये हासिल नहीं किया जा सकता था। तो ट्रंप ने बड़ी चालाकी और अय्यारी से ये यरूशलेम का कैपिटल इसराइल की झोली में फेंक दिया और इसराइल अब उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इसी तरह ईरान में जश्न मनाया गया कि जब ओबामा आए तो उन्होंने ईरान से पाबंदियाँ उठा ली थी, और इवन ईरान को कहा गया था कि वो यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं, यानी यूरेनियम को एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ओबामा वो लीनियंट थे एज़ कम्पेयर टू ट्रंप, लेकिन ट्रंप आए तो ट्रंप ने ईरान पर बहुत सख्त पाबंदियाँ लगा दी। तो चूँकि बाइडन ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब चूँकि ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं बाइडन, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रो चाइना है। तो ज़ाहिर है चाइना की इन्वेस्टमेंट है $400 बिलियन की ईरान में, तो ये ईरान को भी सपोर्ट करेंगे, उन पर पाबंदियाँ भी उठाएंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे। और इसी तरह से
वो अगर प्रो चाइना है तो पाकिस्तान मेजर प्लेयर है। तो बाइडन की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह आपको जनरल लॉयड ऑस्टिन की बताया कि उन्होंने मिलिट्री की एड को बहाल वो करने का इरादा रखते हैं, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे चलना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि जो बाइडन पाकिस्तान, चाइना, ईरान, कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छे साबित होंगे। कि कश्मीर का इशू कमाला हैरिस जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, इनके अबाव अजदाद यानी कि इनकी मदर इंडिया से शिफ्ट होकर अमेरिका आ गई थी, फिर उधर ही इन्होंने ये ज़िंदगी गुजारी और फिर ये कमाला हैरिस भी आगे फिर इन्होंने अपने पॉलिटिक्स शुरू की। तो ये इनका ताल्लुक है इंडिया से, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये अब अमेरिकन है। ये अमेरिकन पॉलिसीज़ को ये प्रोटेक्ट करेंगी, अमेरिका के हक़ में जो बेहतर होगा। इसके अलावा एक बहुत अहम वाक़या आपको बताते हैं। कमाला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी एक फ्रेंड थी प्रमिला जयपाल, ये भी इंडियन अमेरिकन है और ये इन्होंने एक रेजोल्यूशन करारदाद यानी कि पेश की थी अपनी पार्लियामेंट में कश्मीर के सिलसिले में कि कश्मीर में औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है। तो हमें भारत को रोकना चाहिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इक़दामात करने चाहिए। तो उस वक़्त इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर, ये जब अमेरिका गए तो इन्होंने प्रमिला जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया था कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने कश्मीर पर आपने हमारे खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई। तो कमाला हैरिस ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया, उन्होंने भारत को एक्सपोज किया कि भारत का इस तरह की एक्सट्रीमिज़म को हम कंडेम करते हैं और उन्होंने भारत को आड़े हाथों लिया। तो इससे ये पता चलता है कि कमाला हैरिस और प्रमिला जयपाल और भी इस तरह के और भी जो इंडियन अमेरिकन हैं, इवन जो कि 20 इंडियन अमेरिकन शामिल हुए हैं उनकी कैबिनेट में, उनकी टीम में, ये ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया को ही सपोर्ट करें। आखिर पर हम कंक्लूड करेंगे कि अब पावर्स शिफ्ट हो रही हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि मगरिब से मशरिक की तरफ आ रही हैं, यानी कि हमारे एशिया के रीजन में आ रही है। यानी कि चाइना सुपर पावर बनेगा, साथ पाकिस्तान एक अमर्जिंग पावर होगा। कोरोना ने सबको एक्सपोज कर दिया है। अमेरिका जो कि सुपर पावर कहलाता है, उसमें तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। यानी कि कोरोना को बिल्कुल अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया, अमेरिका एक्सपोज हो गया, उसकी पॉलिसीज़, उसका हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। इसी तरह आप यूरोप की मिसाल ले लें, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और भी बहुत सारे ममालिक, इवन बरतानिया जहाँ टियर 5 लगा हुआ है, कि ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि इनका हेल्थ सिस्टम, इनके पास ना कोई पॉलिसीज़ थी ना मैनेजमेंट थी कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने और पाकिस्तान ने किस तरह कोरोना को कंट्रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने कोरोना को इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद, इवन पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, गरीब मुल्क है कि इसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट, ख़ासकर इमरान खान ने और उनकी टीम ने इस तरह स्मार्ट मूव के साथ पाकिस्तान को कोरोना से निकाल लिया। लेकिन आखिर पर एक पॉइंट हम लाजमी ऐड कर दें कि देखिए ये फॉरेन पॉलिसीज़, ये तमाम रिलेशनशिप, ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, ये मफाद परस्त होते हैं। जहाँ जिस मुल्क को मफाद होगा वो वही रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। अगर अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मफाद जुड़ा है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि उसको अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज को पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रखेगा। देखिए अमेरिका और जापान, अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे 1945 में, यानी कि दूसरी जंग अजीम में, लेकिन आज वो दोनों मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ वो स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं। तो कल के दुश्मन आज के दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि ये मफाद की जंगें हैं। जिस मुल्क का जहाँ मफाद होगा वो अपनी फॉरेन पॉलिसी उसी मुल्क के हक़ में बनाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हाँ में हाँ है और पाकिस्तान की ना में ना है। अमेरिका, रूस, चाइना, ये तमाम ममालिक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमेंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।